के बिहाफ पे एक न्यूमेरिकल है। तो जो सा लास्ट टॉपिक हमने कंसीडर किया था इन द लास्ट लेक्चर, दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular coil carrying current. तो सर्कुलर कॉइल अगर करंट कैरी करती है तो उसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी B इज इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2R, जहां पर n क्या थी, n थी नंबर ऑफ टर्न्स, मींस कि जो कॉइल कैरिंग करंट है उस कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। हो सकता है वो एक ही गोला में हो सकता है उसके बाद 2 नंबर ऑफ टर्न्स हो, 3 हो, 4 हो, तो ये n है। अगर 1 नंबर ऑफ टर्न है तो n को 1 ले लिया जाएगा। और r क्या है, r है रेडियस ऑफ द कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल। तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक व्हिच वी हैड कवर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था और इसी के बिहाफ पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। So numerical is how will the magnetic field at the center of a coil, how will the magnetic field at the center of a coil, or we can say circular coil carrying current, changes if the diameter as well as number of turns in the coil is tripled. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना बदलाव आएगा अगर हम उस सर्कुलर कॉइल का डायामीटर और उसकी नंबर ऑफ टर्न्स दोनों को ही ट्रिपल कर दें, मतलब 3 गुना कर दें। तो अगर वो 3 गुना कर दी जाए तो क्या होगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। हमें पता है b की वैल्यू क्या होती है, ये रही हमारे पास। द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू n म्यू नॉट I अपॉन 2R, और ये 2R क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डाया, सो n म्यू नॉट I बाय d, d इज द डाया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, when the number of turns is tripled and the dia is also tripled, so new magnetic field will be, so new magnetic field B1 will be N1 म्यू नॉट I, करंट का कुछ नहीं हुआ, और D1। तो N1 न्यू नंबर ऑफ टर्न्स है, वो क्या है, पुरानी की 3 गुना, और D1 क्या है, न्यू डाया दैट इज 3 टाइम्स द ओल्ड डाया दैट इज कैपिटल D। तो आप इसको यहाँ पुट कर दो तो B1 क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स N म्यू नॉट I अपॉन 3 टाइम्स D, सो 3 से 3 कट गया तो B1 आ गया N म्यू नॉट I बाय D। तो B1 क्या आ गया, N म्यू नॉट I बाय D, जो पुराना B था। तो इसका मतलब दैट इज द न्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द ओल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर डाया को ट्रिपल कर दिया जाए और वहीं पर साथ के साथ नंबर ऑफ टर्न्स को भी ट्रिपल कर दिया जाए, लेकिन करंट उतना ही उसमें है, तो नई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू द
वैल्यू ऑफ ओल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो पुरानी मैग्नेटिक फील्ड और नई मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही रह जाएगी। ओके, तो दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक magnetic field at the center of a circular coil carrying current. Now coming to our next topic, the first topic of our this lecture. So now in this topic we are going to find out the magnetic field at a point, magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. तो अभी पिछला टॉपिक क्या था? पिछला टॉपिक था अभी सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है अगर उस सर्कुलर कॉइल में से करंट गुजरा। अब क्वेश्चन आता है, अगला हमारा टॉपिक है कि सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है और एक पॉइंट है उसकी एक्सिस पे। एक्सिस पे क्या होता है बेटा? एक्सिस कौन सी होती है? तो अगर हम कोई भी सर्कुलर एक सर्कल ले लें, तो आप ये देखिए मैंने सर्कल बना दिया, तो मैंने अपने हाथ की दोनों फिंगर से, एक थंब और फिंगर से, तो इसकी एक्सिस क्या है? एक्सिस यहाँ से सेंटर से पास करती हुई आपकी तरफ आती है। और अगर मैं इसको इस तरह से दिखा दूं सामने से, तो एक्सिस इसकी ये हो जाएगी। तो सेंटर से पास करती हुई और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, या कॉइल की जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं। अगर मैं सर्कुलर कॉइल दिखाना चाहूंगा बेटा उसकी एक्सिस के साथ, तो मैं इस तरह से एक सर्कल नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि अब इसकी एक्सिस क्या होगी? इसकी एक्सिस होगी इसके सेंटर से पास करती हुई एक ऐसी लाइन जो टुवर्ड्स द रीडर आपकी तरफ आ रही है। तो वो लाइन मैं नहीं दिखा पाऊंगा और उस लाइन पे पॉइंट नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट को कैसे दिखाएंगे? वी विल शो इट बाय दिस। तो ये है हमारी सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ये इस तरह से शो करेंगे। ये सर्कुलर है, इसको एलिप्टिकल इसलिए दिखाया है कि हम इसको साइड से देख रहे हैं, इस तरह से। ये सामने से सर्कुलर नहीं देख रहे हैं, हम इसको साइड से देख रहे हैं। तो व्यूइंग एंगल हमारा साइड से है और इधर से हम इसका, ये रहा हमारा एक्सिस। तो ये एक्सिस इस तरफ भी है और यही एक्सिस अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो इधर से सेंटर से पास करती हुई इधर की ओर लेफ्ट साइड पे भी ले जा सकते हो। हम एक बार इसके सिर्फ राइट साइड पे लेकर के जाते हैं। तो ये है हमारी सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ओके, तो लेट अस ड्रॉ इट्स रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं हम इसका। तो सपोज इसका जो ये रेडियस है ये ए, तो सर्कुलर कॉइल का रेडियस ए है। तो कंसीडर अ पॉइंट, एक पॉइंट भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी ओवर हियर। मानो ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे हमें इस सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो हमें निकालनी है। और ये पॉइंट पी हमारे एक्सिस से कितनी दूरी पे है? तो ये हमारा सेंटर से इधर ये कितनी दूरी पे है? So let us, this point P is at a distance x from the center of the coil. तो ये पॉइंट एक्सिस पे है, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे है। और कितनी दूरी पे है बेटा? x दूरी पे है फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर क्या है? O। O is the center of the circular coil having a radius a। इसमें से करंट गुजर रहा है, तो मानो ये करंट की डायरेक्शन है इधर, इधर करंट कितना है? लेट द करंट बी I। I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, इस कॉइल से I करंट फ्लो कर रहा है। ओके, नाउ वी विल राइट इट डाउन ऑल दीज थिंग्स। जो सारा कुछ मैंने बोला है वो हम लिखेंगे। कभी भी बेटा एग्जाम में कभी भी आपको जो भी टॉपिक आता है, जो आप एज्यूम कर रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि लेट अस सपोज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग अ रेडियस a and a point on the axis of the coil which is at a distance x from the center O। तो ये सारी बातें आपको लिख के बतानी है, क्योंकि एग्जामिनर को वही समझ आएगा जो आप आंसर शीट में लिख कर आओगे।
So consider a circular coil of radius A with center O, तो उसका सेंटर है O. करंट I is flowing through the coil. Suppose P is any point on the axis of coil at a distance x. At a distance x from its center. From its center O. That is OP will be equal to x. So O से लेके P की दूरी कितनी होगी हमारी x होगी. Consider two small elements of coil each of length dl at C and D. तो सी और डी दो पॉइंट है, वहां पर छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं हम. टोटल कॉयल देखो, हम फिजिक्स में ऐसा ही करते हैं. हमने टोटल कॉयल में जितना करंट चल रहा है उसके कारण पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, हम पूरी कॉयल को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे और उन पार्ट्स के कारण पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी वैल्यू निकालेंगे और सभी वैल्यूज को इंटीग्रेट कर देंगे, सम अप कर देंगे, ताकि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ जाए. तो अभी क्या हुआ, एक पॉइंट सी कंसीडर कर लिया गया ओवर हियर, ये सी है, और यहाँ पे डी कंसीडर कर लिया गया इस जगह पे. ये डी है और ये सी है. यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट इधर और छोटा सा करंट एलिमेंट इधर कंसीडर कर लिया गया, ये बिल्कुल छोटा सा. तो यहाँ पर दो करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल कंसीडर कर लिए गए और इसके कारण ऑफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी बनेगी वो निकालते हैं. तो हम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी टू पी. तो सी पे से लेके पी तक ये हमारे पास एक लाइन बन गई हमारी. तो ये दूरी कितनी है, सी से लेके पी की कितनी दूरी है, तो पी सी. ऐसे ही मैं डी से भी एक ड्रॉ कर लेता हूं. तो ये आ गई मेरी डी से पी. सो अब हमें ये देखना है कि हमारी सी से पी और डी से पी की दूरी कितनी. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीसी एंड पीडी. आप अगर ये देखोगे तो पीसी और पीडी, क्योंकि ये सी और डी दोनों डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट हैं, तो इनकी दूरी पी से बिल्कुल सेम होगी. और वो कितनी होगी, आप ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. ये देखो पीओसी. पीओसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पीसी हाइपोटेन्यूज है. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीसी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और सिमिलरली पीडी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो पीसी और पीडी दोनों इक्वल हैं और इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. लेट द एंगल बी, ये वाला एंगल भी हम एक सपोज कर लेते हैं. सपोज करो ये एंगल जो है ये फाई है. सिमिलरली ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी अगेन फाई. तो हमने एंगल पी सी पी ओ, तो मैं इधर लिख देता हूं, एंगल सी पी ओ इज इक्वल टू
एंगल डी पी ओ विच इज इक्वल टू 5। तो हमने एंगल भी 5 कंसीडर कर लिया। तो हमने एक सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के एक्सिस पे एक पॉइंट पी कंसीडर किया है। सर्कुलर कॉइल में दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेक्शन हमने कंसीडर कर लिए एट पॉइंट सी एंड डी, दोनों की लेंथ है डीएल। और अब सी और डी पे जो सेक्शन हमने कंसीडर किए हैं उनकी दूरी पी पॉइंट से कितनी है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों करंट कैरिंग एलिमेंट्स के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे पी पॉइंट पे। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, magnetic field induction at point P due to current element at C। तो आपको ध्यान रखना है करंट एलिमेंट किसको बोलते हैं हम, एक छोटा सा पोर्शन जिसकी कुछ लेंथ है और जिसमें से करंट गुजर रहा है उसको हम करंट एलिमेंट का नाम दे देते हैं। तो करंट एलिमेंट एट सी का मतलब क्या है कि हमने ये जो छोटा सा कंसीडर किया है एलिमेंट जो सी पे है उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो आई है, तो आई डी एल इसको करंट एलिमेंट कहते हैं। तो इस करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनेगा वो हमें कौन देगा, बायोट-सावर्ट लॉ बताएगा। तो बायोट-सावर्ट लॉ कहता है कि किसी भी करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना बनता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर साइन थीटा, तो आर क्या है, आर ये दूरी है, ये वाली दूरी, इसको आर माना गया, ठीक है ना। उस करंट एलिमेंट से पी की दूरी आर है और थीटा क्या है, थीटा एंगल है बेटा करंट एलिमेंट और पीसी का। अब आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि आपका करंट एलिमेंट और जो पॉइंट पी से जो लाइन आ रही है पीसी, इनके अंदर कितना एंगल है। तो आपको मैं ये बता दूं कि हमने कॉइल ऐसे कंसीडर की थी, जो हमारी कॉइल इस तरह पड़ी है, तो ये करंट एलिमेंट लगाओ कि ये वाला करंट एलिमेंट था इधर और एक लाइन आ रही है ऐसे, तो अल्टीमेटली ये करंट एलिमेंट है, ये लाइन आ रही है, इन दोनों में एंगल कितना बनेगा, इट विल बी अ 90 डिग्री। आप ये ध्यान रखो कि आपकी कॉइल इधर ऐसे है, मतलब एक परपेंडिकुलर प्लेन में है ऐसे, और लाइन जो है वो शीट के ऊपर है, तो अल्टीमेटली उसमें एंगल कितना बनेगा 90। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, साइन थीटा जो होगा वो 90 होगा। तो आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर का स्क्वायर क्या है, मतलब आर किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये साइन 90 क्या होता है, साइन 90 इज 1। सो आपके पास डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Let this be equation number 1. Now the direction of dB, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। नाउ डायरेक्शन ऑफ dB is in the plane perpendicular to plane containing DL and R। अगर आपको याद हो हमने बायोट-सावर्ट लॉ में यही देखा था कि जिस प्लेन में आपका करंट एलिमेंट है और आर है उनके परपेंडिकुलर प्लेन में आपकी डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर अगर आपको पेन के थ्रू दिखा दूं तो ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है। अगर हमारा करंट एलिमेंट इधर था ऐसे आपके बिल्कुल सीधा, तो हमारा आर था ऐसे, तो करंट एलिमेंट और आर दोनों का एंगल कितना था 90 था। तो इस तरह से वो बन रहा था, ये देखो ये ऐसे और ये रहा,
और इनके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, इसका मतलब हमारा जो डीबी होगा वो एक दोनों के प्लेन के एक परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो ये जो हमारा पीच कलर का पेन है, ये डायरेक्शन हमारा बताएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, वी विल लुक एट इट। तो ये प्लेन में परपेंडिकुलर होगा, तो अल्टीमेटली जो ये पीसी लाइन है हमारे पास, पीसी लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे हम, और वही लाइन होगी हमारी डायरेक्शन ऑफ डीबी। तो ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ डीबी इन दिस। तो यहां पर हमारी ये है हमारी डीबी। So the direction of dB is in the plane perpendicular to the plane containing dl and r। तो ये आपको 3D में थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा बेटा, कि जो आपका ये था, इसका प्लेन था एक, और दूसरा हमारा पीसी का, तो हमारा आर जो था इस प्लेन में था, पीसी इस प्लेन में था। तो इस तरह से एक शीट बन गई, और इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जहां पर आपकी डीबी की वैल्यू होगी। तो ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी, द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। सो एज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये सारा हमें राइट हैंड स्क्रू रूल ने बताया था जब हमने वेक्टर फॉर्म में डीबी की वैल्यू निकाली थी। तो वो डीएल क्रॉस आर आ जाती थी, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर था, तो इसीलिए वो हमारे को ये वैल्यू आई थी। नाउ दैट इज एक्टिंग अलोंग PE which is perpendicular to CP। तो इधर हमने ये जो है P और इधर ले लिया E, तो इसको पॉइंट को E ले लिया, तो डीबी की डायरेक्शन ये आ गई अलोंग PE। ओके, नाउ सिमिलरली ये तो हमारे पास क्या था, करंट एलिमेंट एट सी, इसके कारण अभी डी पे भी तो करंट एलिमेंट है, उसके कारण निकाल लेते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट एट D is given as, उसको dV डैश मान लेते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन, अब फिर से थीटा देखें, अब फिर से वो देखो पी डी, और ये जो हमारे पास करंट एलिमेंट है इसमें फिर से एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो फिर से वो क्या आ जाएगा, साइन 90। सो ये फिर से साइन 90 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, फिर से वही चीज है, पी डी कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। सो डी बी डैश will comes out to equal to mu naught by 4 pi I dl by a square plus x। तो ये आ गई हमारे पास, लेट इट बी टर्म एज द सेकेंड इक्वेशन। तो dv डैश की वैल्यू, आप ये देखो dv और dv डैश की वैल्यू, ये हमारे पास dv की वैल्यू है, और आगे हमारे पास dv डैश की वैल्यू है। आप ये देखो कि दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम, तो फर्क कहाँ बनेगा, फर्क पड़ेगा इसकी डायरेक्शन में, एंड डायरेक्शन ऑफ dv डैश इज along PF perpendicular to DP। अब PF कहाँ है, आप ये देखो, अब एक ऐसी डायरेक्शन जो PD और ये करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे विद PD। तो ये परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये रही। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों ही करंट एलिमेंट के कारण, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर ये है dv डैश की डायरेक्शन, और ये पॉइंट का नाम है
एफ। तो हमारे पास सी पे जो करंट एलिमेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन है पीई, और डी पे जो करंट एलिमेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन है पी एफ। हम अब क्या करेंगे, पी पॉइंट पे एक्सिस से परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है that is perpendicular to the axis of the this circular coil। तो PO जो एक्सिस थी इसके परपेंडिकुलर अब हमने खींच दी है लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, we will resolve this DB and DB dash into rectangular components। आप ये देखो ये वाला एंगल कितना है, फाई है PC और PO लाइन के बीच में। PO और PC लाइन के बीच में एंगल है बेटा फाई। मानो ये Y है और ये Y डैश है, ये हमने वाई डैश एक पर्पल कलर से लाइन खींच दी है। तो आप ये देखो PO और PY में क्या एंगल है 90, और PC और PE में क्या एंगल है 90। तो दो लाइंस के बीच का एंगल और दो लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है। तो आप ये देखो PO और PC, PO और PC में एंगल है फाई, PO की परपेंडिकुलर लाइन है PY और PC की परपेंडिकुलर लाइन है PE। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, फाई। सिमिलरली नीचे की ओर भी आप देख लो, PO और PD के बीच में एंगल है फाई, PO और PY डैश के बीच में एंगल है 90, PD और PF के बीच में है एंगल 90, ये वाला एंगल ये 90 है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, फाई। दो लाइंस के बीच का एंगल और दोनों लाइंस की नॉर्मल लाइंस के बीच का एंगल सेम होता है, यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। तो PE और PY के अंदर भी एंगल फाई आ गया और PF और PY डैश के बीच में भी एंगल फाई आ गया। अब जो PF और PE है ये DB और DB डैश दिखा रहे हैं, तो इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की ओर क्या कंपोनेंट आ जाएगा, लेट मी राइट विद सम अदर कलर। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, DB cos फाई, और इधर क्या आ जाएगा DB sin फाई। सिमिलरली DB डैश का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, DB डैश cos फाई, और इधर क्या आ जाएगा DB डैश sin फाई। सो अब आप ये देख सकते हो DB डैश और DB तो सेम है, DB डैश और वैल्यू ऑफ DB बोथ आर सेम। तो इसका मतलब जो ये कॉस कंपोनेंट्स हैं, जो ये दोनों कॉस कंपोनेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये वाला कॉस कंपोनेंट और ये वाला कॉस कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे की ओर है और वहीं पे ये ऊपर की ओर है। तो द कॉस कंपोनेंट्स ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस विल कैंसिल आउट, और ये जो दोनों साइन कंपोनेंट है ये दोनों अलोंग द एक्सिस हैं, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एड अप हो जाएंगे। सो but we will be writing resolving DB and DB dash into two rectangular components sine components will be added up and cos components or cosine components will be cancelled, will be cancelled cancelled up, will be cancelled up। तो साइन कंपोनेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, साइन कंपोनेंट ऐड हो गए हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोसाइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली जब आप और कोई लोगे, ये छोटा सा एक और DL का कंपोनेंट ले लोगे और इधर इसका एक और डायमेट्रिकली ऑपोजिट ले लोगे, ऐसे ही इधर ले लोगे तो इधर डायमेट्रिकली ऑपोजिट ले लोगे, आप अगर इधर ले लोगे तो इसका डायमेट्रिकल ऑपोजिट इधर ले लोगे, और आप हर बारी क्या देखोगे कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएंगी उनका जो साइन कंपोनेंट होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा और कोसाइन कंपोनेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो सभी छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स के कोसाइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक
करंट एलिमेंट का डायमेट्रिकली ऑपोजिट करंट एलिमेंट कोसाइन कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा और सारे साइन कंपोनेंट्स जो हैं वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सिस, इस डायरेक्शन में ऐसे टुवर्ड्स राइट इधर अलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब सारे जो साइन कंपोनेंट्स हैं दैट विल बी एडेड अप। तो दैट मींस total magnetic flux density or magnetic field induction is given by B, which is equal to integral of dV, which is equal to integral of dV sin phi। दोनों को ही आप dV है जो dV को dV लिख लो, तो इन दोनों का क्या है हमारे पास सम अप हो जाएगा sin phi। इसका मतलब क्या हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू sin phi। तो sin phi से मल्टीप्लाई करके इसको सम अप कर लिया जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई I sin phi बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, ये हमारा dl, छोटे छोटे कंपोनेंट जो हैं सब एड अप हो जाएंगे। तो आपके पास इस डायग्राम से अब आप ये sin phi और dl, इंटेग्रल और dl की वैल्यू देख लेते हैं। तो sin phi अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो ये रहा मेरा phi, ये रहा phi। तो phi sin phi क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज a and perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is a and hypotenuse is under root of a square plus x square। so from diagram or figure we get sin phi is equal to a divided by under root of a square plus s square and integral of dl। इंटेग्रल ऑफ dl क्या हो जाएगा, तो dl क्या था आपका, dl ये छोटे छोटे आपने ये जो पूरा सर्कुलर कॉइल को छोटे छोटे कंपोनेंट में जो किया था, तो टोटल करोगे तो सब भी टोटल आ जाएगा पूरी लेंथ ऑफ द कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल की लेंथ कितनी होती है सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई इंटू आर दैट इज ए। तो रेडियस ए है तो 2 पाई ए आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें इक्वेशन में पुट कर दो। सो इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू कितनी है a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dl की वैल्यू है 2 पाई। तो ये टोटल वैल्यू आ गई आपके पास, यू कैन सॉल्व इट आउट। तो आप ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर I डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ जाएगा 2 पाई a से a स्क्वायर आ गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ये न्यूमेरिकल्स में आप यूज करोगे तो ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आप 2 पाई को काटना चाहो तो इधर इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो और b की वैल्यू आपके पास फिर क्या आ जाएगी म्यू नॉट a स्क्वायर I डिवाइडेड बाय ट्वाइस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपने 2 पाई से ये काट दिया 4 पाई, तो 2 पाई से पाई कट गया और 2 2 4 हो गया। तो आपके पास एक और वैल्यू आ गई। आप ये वैल्यू भी सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू लिखी गई। अगर ये कॉइल थी विद अ सिंगल टर्न, फिर से वही बात है जैसे हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकाला था और ये कहा था कि अगर सिंगल टर्न है तो वो आ जाएगा, लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये था हमारे पास वैल्यू। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ऐसे ही अगर इधर भी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इफ द कॉइल
is having n turns, then तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, n टाइम्स म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो अगर n टर्न्स हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाए। ओके, देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस एज वेल। तो दो स्पेशल केसेस हैं, वो भी हम अभी कंसीडर कर लेते हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं? फर्स्ट है व्हेन x is very very greater than a, then we can neglect a square in comparison to with x square। तो अगर आपका ये दो पॉइंट है, ये x जो है वो बहुत ही ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू a, रेडियस तो बहुत छोटा है और x बहुत दूरी पे है, मतलब पॉइंट बहुत दूरी पे है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए स्क्वायर को इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर निगलेक्ट ही कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये ए एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी फॉर अ सिंगल टर्न म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एक्स फॉर अ सिंगल टर्न। ओके, और एक और स्पेशल केस है, द सेकंड स्पेशल केस इज व्हेन P lies on the center। तो P सेंटर पे होगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप x 0 पुट करोगे तो B क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2a क्यूब। तो x स्क्वायर को आप इसको x को आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो आपके पास ये आ जाएगा फॉर अ सिंगल टर्न, तो ये कट जाएगा आपका a स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2a। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये देखो तो सेंटर ऑफ द कॉइल में ये थी आपके पास म्यू नॉट आई बाय 2r, r यहाँ पे रेडियस दिया था, वहां पे a भी है, सेम सेंटर के लिए हमने पिछले जो एक्सप्रेशन था वो ही निकाला था, तो यहाँ पर ये। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। तो आज हमने ये देखा कि अगर एक सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है तो उसकी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है जो x दूरी पे है, तो उस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक